विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहस्यपूर्ण सोनार ग्राम, अध्याय 5, तूफान की रोशनी में। बूढ़ी औरत की चीख गले में ही घुट गई। एक तीखी घुटी हुई आवाज। उनके सामने उसका चेहरा बस एक झलक के लिए दिखा, स्थिर और भयभीत, जैसे लाल बलुआ पत्थर से तराशा गया हो। उसकी छोटी काली आंखें भय से फैली हुई थीं। अचानक वह दरवाजे की ओर भागी। मिस्टर भैरवनाथ ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उनके हाव भाव अस्वाभाविक रूप से शांत थे, चेहरा एकदम भावहीन। रुको निर्मला, उन्होंने कहा। राजमोहन और मैं पहले जाएंगे। मुझे जाने दो, बूढ़ी औरत ने अपना हाथ झटकते हुए कहा। मुझे जाने दो, मैंने कहा ना। रुक्मणी आगे आई और कोमल स्वर में बोली, यहीं रहो निर्मला, यहीं रहो। उन्होंने कहा कि उन्हें अकेले जाने दो। निर्मला ने खुद को कमरे में रुकने दिया। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य अपने 2 बच्चों के बीच खड़े थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी भाव था। कावेरी उनसे लिपटी हुई थी, जबकि परमव्रता गंभीरता से देख रहा था, किसी भी स्थिति में सहायता के लिए तैयार। मिस्टर भैरवनाथ ने राजमोहन के कंधे पर हाथ रखा। चलो, उन्होंने कहा। दोनों जल्दी से घर से बाहर निकल गए। पुजारी गांव के हरे मैदान के पार था, एक लंबी अनदेखी पड़ी बजरी वाली गली के अंत में, जिसे घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों ने घेर रखा था। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, घर अंधकार में डूबा हुआ लग रहा था, लेकिन सामने का दरवाजा आईवी से ढके बरामदे के नीचे खुला हुआ था। मिस्टर भैरवनाथ रुके और राजमोहन की ओर मुड़े। मुझे पहले जाने दो, उन्होंने धीरे से कहा। कौन जाने क्या हो। राजमोहन अनिच्छा से पीछे हटा, लेकिन विरोध नहीं किया। भैरवनाथ अकेले ही अंधेरे घर के भीतर चला गया। उसके सामने एक दरवाजा खुला था, जिससे हल्की रोशनी झलक रही थी। वह भीतर गया। कुछ ही क्षणों बाद वह बरामदे में वापस आया। चांदनी में राजमोहन को उसका चेहरा दिखा। अंदर आओ मेरे दोस्त, भैरवनाथ ने शांत स्वर में कहा। और राजमोहन को एहसास हो गया कि जो सवाल उसके होंठों पर था, उसका उत्तर पहले ही मिल चुका है। दोनों व्यक्ति चुपचाप घर में दाखिल हुए। पुरानी पुजारी के अध्ययन कक्ष में ही रोशनी थी, वो भी केवल उस तूफानी लालटेन की जिसे पुजारी थोड़ी देर पहले ही विधवा कुंज से लाया था। यह भारी लकड़ी की मेज पर रखी थी, जिससे कमरे के कुछ हिस्सों में मध्यम रोशनी फैल रही थी। कमरा चौकोर था, एक तरफ फायरप्लेस और दूसरी तरफ खिड़की, बीच में किताबों की अलमारियां हो। मेज आग के पास थी और उसके पीछे पड़ी पुरानी चमड़े की कुर्सी कुछ इस तरह हटाई गई थी जैसे पुजारी अभी अभी उठे हों। अंगीठी में धीमी धीमी आग जल रही थी। राजमोहन ने बेचैनी से इधर उधर देखा। कहां? उसने पूछना चाहा, लेकिन भैरवनाथ ने बिना कुछ कहे चिमनी के दूसरी ओर स्थित दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। राजमोहन उस दरवाजे को पहचानता था। यह पुजारी के छोटे से ड्रेसिंग रूम की ओर जाता था, जिसे उसके किसी पूर्वज ने अध्ययन कक्ष के साथ बनवाया था। दरवाजा बंद था और उसके नीचे से एक पतली गहरी रक्त की धारा भूरे लिनोलियम पर धीरे धीरे रिस रही थी। राजमोहन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। उसने एक तीली जलाई और ऊपर उठाई। मध्यम रोशनी पल भर के लिए कमरे में फैली, फिर बुझ गई। उसका हाथ नीचे गिर पड़ा। फिर उसने कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर दिया और धीरे से भैरवनाथ की ओर मुड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने अपने होंठ जीभ से गीले किए, जैसे सूख गए हों। उसकी पुरानी बंदूक, उसने धीमे स्वर में कहा। भैरवनाथ ने सिर हिलाया। मुंह में रख ली थी, ट्रिगर से डोरी बांध ली, यही तरीका होता है। लड़का चुपचाप कुर्सी में बैठ गया। आत्महत्या? उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हे भगवान, बूढ़े बिमल भट्टाचार्य! भैरवनाथ अब भी उस बंद दरवाजे को देख रहा था। क्यों? उसने धीरे से कहा। भगवान के नाम पर आखिर क्यों? हॉल में एक आहट ने दोनों को चौंका दिया। अचानक निर्मला, हाउसकीपर, दहलीज पर प्रकट हुई। उसकी काली आंखें सवालिया नजरों से उन पर टिक गईं। उन्होंने खुद को गोली मार ली? मैंने देखा था कि पुरानी बंदूक गायब थी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ओह प्यारे भगवान, उनकी आत्मा पर दया करो। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी और अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। उसकी इस बेबसी ने
राजमोहन को झकझोर दिया। वह और भैरवनाथ उसे उठाने लगे और सहारा देकर डेस्क के पास कुर्सी तक ले गए, लेकिन वह घबराई हुई भेड़ की तरह पीछे हट गई। नहीं, उसकी कुर्सी पर नहीं, मैं उसकी कुर्सी पर नहीं बैठूंगी। वह हड़बड़ाहट में चिल्लाई। यह मृतकों की कुर्सी है। उसके दुख के बीच इस तरह की अंधविश्वासी प्रतिक्रिया ने दोनों को अजीब तरह से चौंका दिया। उन्होंने उसे फायरप्लेस के पास एक आराम कुर्सी में बैठा दिया, जहां वह हाथों में चेहरा छुपाए धीरे धीरे सुबकने लगी। भैरवनाथ ने स्थिति को संभालने का बीड़ा उठाया। देखो राजमोहन, उसने कहा, हमें एक डॉक्टर और पुलिस बुलानी होगी। इस गांव में तो कोई नहीं है, है ना? राजमोहन ने सिर हिला दिया। नहीं, हमें मंदार मोनी से बूढ़े मदन लाल को बुलाना होगा। वहीं पास में एक कांस्टेबल भी है। भैरवनाथ, ये बहुत भयावह है। उसने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? भैरवनाथ ने चुपचाप डेस्क पर रखे स्याहीदान के पास टिके एक पत्र की ओर इशारा किया। लालटेन की हल्की रोशनी में उस पर लिखा था, सोहम, ये कौन है? फॉरेंसिक? राजमोहन ने पूछा। भैरवनाथ ने सिर हिलाया। राजमोहन के चेहरे पर फिर से अविश्वास झलक उठा। उसने यह बहुत सोच समझ कर किया होगा। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, कहीं वह विषयवक्ता? भैरवनाथ ने चेतावनी भरा हाथ उठा दिया। बाहर किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। रुक्मणी सबसे पहले अंदर आई, बाकी लोग उसके पीछे थे। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, चिंता से विकृत। उसकी नजर तुरंत बंद दरवाजे पर पड़ी और एक हल्की चीख के साथ वह उसकी ओर बढ़ी। भैरवनाथ झटपट आगे बढ़ा और उसे पीछे खींच लिया। नहीं प्यारी, अंदर मत जाओ, उसने धीरे से कहा। तुम कुछ नहीं कर सकती। रुक्मणी की पकड़ कस गई। उसकी उंगलियां भैरवनाथ की त्वचा में धंस गईं। भैरवनाथ ने उसे थाम लिया जब तक कावेरी आगे नहीं आई। उसने धीरे से रुक्मणी का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे आग के पास एक कुर्सी तक ले गई। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य और परमव्रता भी आगे आए। राजमोहन ने उन्हें यथासंभव स्थिति समझाने की कोशिश की। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर गहरा आघात उभर आया। यह भयंकर है, उन्होंने कहा। भयंकर! शब्द उनका साथ छोड़ने लगे और वह एक पल के लिए स्तब्ध खड़े रहे, इस सदमे से पूरी तरह असहाय। लेकिन धीरे धीरे उनका व्यावहारिक स्वभाव लौट आया। कावेरी, उन्होंने कोमलता से कहा, मिस रुक्मणी, रॉय चौधरी को विधवा कुंज वापस ले जाओ और वहां उसके साथ रहो जब तक हम यहां सब संभालते हैं। भैरवनाथ ने राजमोहन और परमव्रता की ओर देखा। राजमोहन, उसने कहा, अगर तुम और परमव्रता कार लेकर मंदार मोनी जाकर डॉक्टर और पुलिस को बुला लाओ तो यही सबसे बेहतर होगा। मैं निर्मला को ऊपर उसके कमरे तक पहुंचा दूंगा। और फिर उसने जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य की ओर मुड़ते हुए कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम यहीं उनका इंतजार करेंगे। राजमोहन और परमव्रता तुरंत रवाना हो गए। कावेरी और रुक्मणी भी विधवा कुंज लौट गईं। रुक्मणी ने रोया नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर वही तनाव और डर जमी हुई थी जैसी जब उसने पहली बार पुजारी के निवास में प्रवेश किया था। भैरवनाथ ने दरवाजे से उन्हें जाते देखा, फिर निर्मला की ओर ध्यान दिया। उसे ऊपर भेजना आसान काम नहीं होता अगर इस समस्या का समाधान अप्रत्याशित रूप से खुद न आ गया होता। भोलानाथ अचानक प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी ने विधवा कुंज गार्डन से गोली की आवाज सुनी थी और जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य के पीछे पीछे चला आया था। वह सिर झुकाए हैरानी और डर से आंखें फाड़े खड़ा रहा। भैरवनाथ ने संक्षेप में उसे स्थिति समझाई। पुजारी मर गए, उसने धीमी टूटी हुई आवाज में दोहराया। वह ये शब्द बार बार बुदबुदाने लगा, जैसे उसका दिमाग इस भयानक सच्चाई को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा हो। धीरे धीरे सदमे और भय की छाया उसके चेहरे पर स्पष्ट होती गई। मैं निर्मला को साथ ले जाऊंगा, आखिरकार भोलानाथ ने कहा। वह मेरी बहन है, मेरी पत्नी उसका ध्यान रख लेगी। वह इतने लंबे समय से पुजारी की देखभाल कर रही थी, यह उसके लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। उसने धीरे धीरे बूढ़ी औरत को उठाया और बड़ी असहज निपुणता के साथ कमरे से बाहर ले जाने लगा। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, उसने कहा। भैरवनाथ तेजी से उसके पीछे गया। भोलानाथ, उसने धीरे से कहा, गांव को मत जगाना, ठीक है?
बूढ़ा आदमी पलटकर उसकी ओर घूमा। नहीं सर, उसने गंभीरता से जवाब दिया। ऐसे समय में जब तक पुलिस न आ जाए मुंह बंद रखना ही बेहतर होता है। यह कहकर वह भारी कदमों से चला गया। भैरवनाथ वापस अध्ययन कक्ष में लौटा, जहां जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य पहले से खड़े थे। बूढ़े आदमी की एक हथेली भारी ओक की मेंटल पीस पर टिकी थी। भैरवनाथ ने लोहे के कैंडल स्टैंड में मोमबत्तियां जलाईं, फिर फायरप्लेस के दूसरी ओर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठकर एक सिगरेट निकाली। यह बहुत बुरा हुआ, अचानक जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य बोले। बहुत ही बुरा। मौत मेरा पीछा वैसे ही करती है जैसे समुद्री पक्षी जहाज के साथ उड़ते हैं। भैरवनाथ ने कुछ नहीं कहा। उसने आग में एक लकड़ी डाल दी। छाल पकड़ते ही हल्की चरमराहट की आवाज आई। कमरे में बस यही एकमात्र ध्वनि थी। पीछे भूरे तेल लगे फर्श पर खून की पतली धारा धीरे धीरे जम रही थी। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने गला साफ किया। बेशक तुम्हें पता होगा, उन्होंने कहना शुरू किया। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। मैं जानता हूं कि परमव्रता ने तुम्हें मुझे यहां लाने के लिए बुलाया है। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे यह शांत जीवन पसंद है। लेकिन अगर मुझे जरा भी एहसास होता कि मेरी वजह से ऐसे नेक और सरल लोगों की जिंदगी में इतनी बड़ी त्रासदी आएगी तो कोई ताकत मुझे यहां आने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। उन्होंने अचानक सिर उठाया और गंभीरता से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह महज एक संयोग हो सकता है। और फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि यह आत्महत्या थी। भैरवनाथ ने शांति से उत्तर दिया। आत्महत्या ही थी, इसमें कोई शक नहीं। उसने फॉरेंसिक के नाम एक पत्र छोड़ा है। क्या सच में? जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने तेजी से सिर उठाया। तो यह पूरी तरह सोची समझी बात थी। उन्होंने गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि उसने ऐसा क्यों किया? जरा भी नहीं, भैरवनाथ ने गंभीरता से जवाब दिया। यह अब तक की सबसे चौंकाने वाली चीज है जो मैंने देखी है। अगर वह पत्र न होता तो मैं कहता कि यह किसी मानसिक उथल पुथल का नतीजा था। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य धीरे से भैरवनाथ के सामने वाली कुर्सी पर बैठे। उन्होंने अपनी कोहनियां घुटनों पर टिका दी और उनकी विशाल हथेलियां कसकर एक दूसरे में जकड़ी हुई थीं। मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे को पूरी तरह समझ लेना चाहिए, उन्होंने कहा। बिल्कुल, मैं तुम्हें जहाज पर पहचान गया था। वह तुम्हारा काम काफी चतुराई भरा था और मैं तुम्हारा आभारी हूं। लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारी हिदायतों का पालन कर रहा हूं बिना यह जाने कि मुझे जाना कहां है। उन्होंने गहरी नजर से भैरवनाथ को देखा। मैंने आज रात तुमसे बात करने का मन बना लिया था, भले ही यह भयानक घटना इसे जरूरी न बना देती। परमव्रता ने तुम्हें मेरी सुरक्षा के लिए रखा है, इतना तो मैं जानता हूं। लेकिन तुम कोई पुलिस वाले तो नहीं हो, है ना? बिल्कुल नहीं, भैरवनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे को मेरी सिफारिश कोलकाता पुलिस से मिली थी। मैं कोई निजी जासूस भी नहीं हूं। भैरवनाथ ने रुककर गहरी सांस ली और कहा, मैंने सुझाव दिया कि तुम यहां आओ क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम यहां कहीं और से ज्यादा सुरक्षित रहोगे और तुम्हारा परिवार भी कम खतरे में रहेगा। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने उसे तेजी से देखा। तुम यह नहीं समझ सकते कि मैंने कावेरी को इसमें शामिल क्यों किया, है ना? उन्होंने गंभीरता से पूछा। क्योंकि मेरे साथ रहने से ज्यादा सुरक्षित वह और कहां होगी। भैरवनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम कितना जानते हो? जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने सवाल किया। भैरवनाथ कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, इतना तो जानता हूं कि यह सिर्फ प्रतिशोध का मामला नहीं है। न्यूयॉर्क में वे तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास उनके खिलाफ कोई सुराग था। भैरवनाथ ने देखा कि जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ध्यान से सुन रहे थे। फिर मुझे लगता है कि वे इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण होता तो तुम अब तक उसका इस्तेमाल कर चुके होते। इसलिए उन्होंने तुम्हें मारने का फैसला किया। तुम किसी तरह बच निकले। कोलकाता पहुंचते ही तुमने अभीर दत्ता कोड विशेषज्ञ से सलाह ली। इससे उन्हें फिर डर लगने लगा।
वे पहले यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, और फिर वे तुम्हें मार डालना चाहते हैं। भैरवनाथ ने आंखें जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य पर टिका दी। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पास सेमेस्टर के गिरोह से जुड़ा कोई सुराग है, लेकिन अभी तक तुम उसे समझ नहीं पाए हो। क्या यह सच है? कमरे में हल्की आग की जलती हुई आवाज के अलावा अब बस एक गहरी चुप्पी थी। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने आश्चर्य से भैरवनाथ की ओर घूर कर देखा। मैं तुमसे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं महसूस कर रहा, उन्होंने कहा, कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मिस्टर भैरवनाथ, तो मुझे लगा था कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि शायद तुम किसी तरह के टेलीपैथी विशेषज्ञ हो। उन्होंने झुककर गंभीर स्वर में कहा, मैं मानता हूं कि तुम सही कह रहे हो, और मैं यह भी बता दूं कि अभिर दत्ता से मुझे कोई खास मदद नहीं मिली, लेकिन वह पहला आदमी था जिस पर मुझे भरोसा हुआ कि उसे मैं यह चीज दिखा सकता हूं। देखो, मेरे पास इस पहेली की एक छोर की डोरी है, लेकिन अगर उन लोगों को जरा भी भनक लग गई कि वह डोरी कहां से शुरू होती है, तो वे इसे ऊपर से काट देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास जो एकमात्र मौका है इस खेल को जड़ से खत्म करने का, वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अभी तो मेरे लिए यह चीज किसी कचरे से ज्यादा मायने नहीं रखती, और मैं किसी भी हाल में तुम नौजवानों पर भरोसा नहीं कर सकता, न ही करना चाहता हूं। जज के चेहरे की कठोर दृढ़ता और होंठों की जिद ने भैरवनाथ को एक पल में यह तय करने पर मजबूर कर दिया कि इस मुद्दे पर वह भी उतना ही अडिग रहेगा। तो तुम्हारा इरादा यही है? उसने सीधा पूछा, कि तुम यहीं रुकोगे जब तक कि इस पहेली का हल न मिल जाए? जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मेरा तो यही विचार था, उन्होंने कहा, लेकिन इस भयानक घटना के बाद मुझे नहीं पता कि अब क्या सोचना चाहिए। उन्होंने भैरवनाथ को गौर से देखा और बोले, साफ साफ बताओ, तुम्हारी राय में अगर मैं यहां ठहरा रहा तो मेरे उस आदमी को पकड़ने की कितनी संभावना है? भैरवनाथ धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठोस आत्मविश्वास था। एक, उसने कहा, तुम कोलकाता में हो और मुझे नहीं लगता कि हमारे दोस्त सेमेस्टर के लिए यहां बड़े पैमाने पर कुछ करना आसान होगा। वह अपने सबसे अच्छे आदमियों को तुम्हारे देश से बाहर नहीं निकाल सकता, यह तय है। तो बस यही एक संभावना बचती है कि वह खुद यह काम करने आए। कभी कभी कुएं को प्यासा के पास आना पड़ता है, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि किसी और को असली खतरा है सिवाय तुम्हारे खुद के। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने बंद दरवाजे की ओर इशारा किया। शायद तुम ठीक कह रहे हो, उन्होंने कहा, लेकिन यह सब छोड़कर उस बारे में क्या? भैरवनाथ कुछ क्षणों तक चुपचाप खड़ा रहा। उसकी हथेलियां कोट की जेबों में गहराई तक धंसी हुई थीं। आखिरकार उसने धीरे धीरे कहा, मानो हर शब्द तौल रहा हो, मुझे लगता है कि इसमें कुछ असाधारण रहस्यमय बात जरूर है। उसने हल्के से सिर हिलाया। बेचारा बूढ़ा आदमी। विधवा कुंज के ड्राइंग रूम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वह गर्मजोशी, वह शांति कहीं गायब हो चुकी थी। अंगीठी में बस कुछ लाल और रखी हुई कोयला सुलग रही थीं। मोमबत्तियां अपनी छड़ों में सिमट चुकी थीं और पूरा कमरा ठंडा और वीरान लग रहा था। खिड़की के पास बैठी दो लड़कियां सिकुड़कर बैठी थीं। रुक्मणी रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी मुद्रा कठोर थी। वह लकड़ी के शटर से पीठ टिकाए बैठी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और अब भी उस पर वही पीड़ा और असहायता का भाव उकेरा हुआ था। दूसरी लड़की उसके करीब बैठी थी। उसका छोटा सा हाथ रुक्मणी के घुटने पर टिका हुआ था। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। रुक्मणी अचानक फुसफुसाई, जैसे कोई सुन लेगा इस डर से वह धीरे बोल रही हो। ये बिल्कुल उसके जैसा नहीं था। मुझे तो लगा था कि उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं, बस रविवार की स्कूल में हाजिरी देने से ज्यादा कोई चिंता नहीं। फिर उसने ऐसा भयानक कदम क्यों उठाया? काबेरी के पास कोई जवाब नहीं था। सोचो तो, रुक्मणी ने कांपती आवाज में कहा। जब उसने मुझे शुभ रात्रि कहा तब उसे सब पता था। वह जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। उसने पहले से ही मिस्टर मदन लाल को पत्र लिखा, निर्मला को मेरे पास वह नोट देने के लिए भेजा
और फिर खुद ही उस छोटी सी अलमारी में चला गया और ओह, वह हताश होकर पीछे लकड़ी के शटर से टिक गई और अपनी आंखें मूंह लीं। काबेरी ने सिर हिलाया। मुझे समझ में आता है, उसने धीरे से कहा। उसकी गहरी आंखों पर पलकें झुक गईं और उसके चेहरे पर एक उदास छाया फैल गई। पिछले 6 हफ्तों से मैं ऐसे ही माहौल में जी रही हूं। शायद अब मैं बेपरवाह होती जा रही हूं। सबसे पहले शैलर मारा गया, पापा का सेक्रेटरी। मैं उसे बचपन से जानती थी। उसे पापा की कुर्सी में मरा हुआ पाया गया। सीधे सिर में गोली मार दी गई थी। उन्होंने खिड़की के बाहर किसी इमारत से गोली चलाई थी। उसके बाद एक के बाद एक, विल्स, हमारा बटलर, फिर नया ईवर, फिर डॉक्टर जो पापा के साथ सड़क पर चल रहे थे। उस समय मुझे डर लगा, लेकिन जब हम जहाज पर थे और फिर कोलकाता के होटल में थे, तब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। फिर जब हम यहाँ आए तो ऐसा लगा जैसे बच निकले हों। तुम्हारा घर जो पार्क के दूसरी तरफ है और यह घर, ये दोनों सदियों से शांत पड़े थे। ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन अब हमने तुम्हें भी इस भयावहता में घसीट लिया है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमने किसी दानव को जगा दिया है। कोई भयानक अमंगल शक्ति हमें घेरे हुए है, एक ऐसी ताकत जिससे हम भाग नहीं सकते। उसकी गंभीरता और उसके शब्दों की भयावहता ने रुक्मणी के भीतर भी डर भर दिया। लेकिन रुक्मणी ने खुद को समझाने की कोशिश की। बिमल भट्टाचार्य ने खुद को मारा, इसमें कोई शक नहीं। अगर यह हत्या होती तो शायद यह उतना डरावना न लगता। अचानक उसने अपनी आवाज कोमल कर ली और बुदबुदाई। काश राजमोहन जल्दी लौट आए। एक हल्की सी दस्तक ने दोनों लड़कियों को चौंका दिया। पुरानी कड्डी अंदर आई, एक ट्रे पकड़े हुए। बूढ़ी औरत के हाथ कांप रहे थे। उसे इस भयानक घटना के बारे में बता दिया गया था और उसने अपनी व्यावहारिक समझ के अनुसार प्रतिक्रिया दी थी। मैं आप दोनों के लिए कोको लेकर आई हूं, मिस रुक्मणी। उसने धीरे से कहा। उसने ट्रे पास रख दी और चुपचाप अंगीठी ठीक करने लगी। फिर उसने बुझती मोमबत्तियां बदलीं। लड़कियों ने कोको को कृतज्ञता से पिया। इस गर्म पेय ने उनकी नसों को थोड़ा शांत किया। वे चुपचाप बैठी रहीं जब तक कि दूर से झाड़ियों के पीछे एक हल्की रोशनी नहीं दिखी। वह रोशनी धीरे धीरे करीब आई, कार की लाइट्स। फिर एक सरसराहट के साथ कार घर के पास से निकल गई और अंधेरा छा गया। वे किन्हें लाए होंगे? काबेरी ने घबराकर पूछा। रुक्मणी ने सिर हिलाया। डॉक्टर मदन लाल और श्याम, मंदार मोनी का पुलिसकर्मी। फिर अचानक उसने अपना चेहरा शटर की ओर घुमा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। अप्रत्याशित जिम्मेदारी, अपनी नई और असामान्य जिम्मेदारी के बोझ तले दबा श्याम बेचैनी से अपनी नोटबुक को जकड़े खड़ा था। राजमोहन और परमव्रता भी कमरे में उनके पीछे चले आए और अब दरवाजे पर गंभीरता से खड़े थे। राजमोहन ने जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य और भैरवनाथ मुखर्जी का परिचय कराया। डॉक्टर ने संक्षेप में सिर हिलाया। यह बहुत बुरा हुआ, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। भयानक। यह बूढ़े आदमी के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। मैंने उसे बस कुछ दिन पहले ही देखा था। वह बिल्कुल खुश लग रहा था। शरीर कहाँ है? उनका लहजा सख्त और प्रोफेशनल था। राजमोहन ने रोबिंग रूम के दरवाजे की ओर इशारा किया। हमने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया जैसा वह गिरे थे सर। कुछ किया नहीं जा सकता था। उन्होंने अपना सिर लगभग उड़ा ही दिया। छोटे कद के डॉक्टर ने सिर हिलाया। हम ठीक है, उन्होंने कहा और स्थिति को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। हमें कुछ रोशनी की जरूरत होगी। श्याम, लालटेन ले आओगे क्या? उनकी संवेदनशीलता और सतर्कता बाकियों से छुपी नहीं थी और वे इसके लिए आभारी थे। दरवाजा धीरे से खुला। डॉक्टर सावधानी से लहू की धार से बचते हुए अंदर गए। पीछे पीछे कांस्टेबल श्याम ऊंची लालटेन पकड़े हुए। जो कुछ भी उन्होंने वहां देखा उसकी भयानक छवि बाहर खड़े 4 लोगों तक भी पहुंच गई, जो अब तक चुपचाप चिमनी के पास खड़े इंतजार कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर वापस आए। उनके पीछे श्याम वैसा ही शांत, स्थिर और भावहीन। डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। बहुत बुरा, उन्होंने नरमी से कहा, लेकिन मृत्यु तुरंत ही हो गई होगी। हमें उसे वहां से हटाना होगा।
हमें एक शेड का दरवाजा चाहिए होगा, और राजमोहन, अगर तुम एक चादर ला सको। वैसे रुक्मणी कैसी है? क्या वह विधवा कुंज में है? मैं वहां जाने से पहले उसे देख लूंगा। राजमोहन ने बताया कि रुक्मणी उसके साथ थी। पुराने डॉक्टर, जो भाई बहन को बचपन से जानते थे, यह सुनकर थोड़ा निश्चिंत हो गए। भैरवनाथ और परमव्रता पुजारी के अंधेरे पत्थर के रसोई घर से होकर बाहर निकले। उन्होंने ईंटों के आंगन में रखे औजारों के शेड का दरवाजा धीरे से उसके कब्जों से अलग किया और सावधानी से अंदर ले आए। राजमोहन ऊपर चादर की खोज में था। ऊपर की लकड़ी की फर्श पर उसके लड़खड़ाने की आवाज आ रही थी। कांस्टेबल ने लालटेन पकड़ी और उन्होंने डॉक्टर की मदद की उस डरावनी निर्विकार देह को इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर पर रखने में। डॉक्टर ने दीवार पर टंगी एक पुरानी प्रार्थना वस्त्र उठाई और उसे बूढ़े आदमी के बचे खुचे शरीर पर डाल दिया। फिर जब राजमोहन चादर लेकर लौटा, उन्होंने स्ट्रेचर को कमरे के कोने में रखी कुर्सियों पर टिका दिया। भैरवनाथ ने बड़े शटर खींचकर खिड़कियां बंद कर दी। इसके बाद बिना कुछ बोले वे सब पीछे मुड़े और स्क्लरी में हाथ धोने चले गए। श्याम ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि रॉय चौधरीज और उनके दोस्तों को जरूरत से ज्यादा परेशान न किया जाए, लेकिन जब उसने दोबारा अपनी नोटबुक निकाली तो उसका लहजा लगभग माफी मांगने वाला था। बस कुछ चीजें नोट करनी हैं, उसने गले को साफ करते हुए कहा। तो आप कहेंगे कि बंदूक मृतक ने खुद चलाई? ओह हां, इसमें कोई शक नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया, जबकि राजमोहन उनके लिए कोट पकड़े खड़ा था। तुम मिस्टर मदन लाल के पास जाओगे श्याम? उसे कह देना कि मैं सुबह उसे फोन कर दूंगा। भैरवनाथ ने मेज पर रखे एक बड़े पीले लिफाफे की ओर इशारा किया। मिस्टर बिमल भट्टाचार्य ने मिस्टर मदन लाल के लिए एक पत्र छोड़ा है। श्याम ने लिफाफा लेने के लिए आगे बढ़ते हुए थोड़ा असहज महसूस किया। डॉक्टर ने राहत की सांस ली। उम्मीद है इससे सब कुछ आसान हो जाएगा, उन्होंने कहा। मुझे डर था कि हालात देखकर काफी लंबी पूछताछ करनी पड़ेगी, लेकिन अब शायद सिर्फ एक औपचारिक इंक्वेस्ट ही होगा। श्याम ने पत्र को जेब में रख लिया। मैं सुबह सबसे पहले मिस्टर मदन लाल के पास जाऊंगा, उसने कहा। लेकिन एक बात और, अगर आप बुरा न माने, गोली चलने के समय आप सब कहां थे? हम सब एक साथ थे, राजमोहन ने जवाब दिया। विधवा कुंज के ड्राइंग रूम में, बस हरे लॉन के उस पार। श्याम ने भारी हाथों से नोटबुक में लिखा। समझ गया, उसने कहा। और हाउसकीपर मिसेस निर्मला, वह कहां थी? वह भी हमारे साथ थी, राजमोहन ने उत्तर दिया। वह बिमल भट्टाचार्य, मेरा मतलब मिस्टर बिमल भट्टाचार्य का संदेश लेकर आई थी। कांस्टेबल ने दिलचस्पी से सिर उठाया। ओह, क्या संदेश था? राजमोहन ने धीरे से एक कागज का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया। गांव का कांस्टेबल उसे रोशनी के पास ले गया और धीरे से पढ़ा। राजमोहन और भैरवनाथ, अकेले आओ। फिर उसने सिर उठाया और भैरवनाथ की ओर देखा। भैरवनाथ, तो आप हैं सर? हां, युवक ने सिर हिलाते हुए कहा। जैसे ही हमें संदेश मिला, हमने गोली की आवाज सुनी। समझ गया। और तब आप लोग विधवा कुंज में थे? श्याम ने डॉक्टर की ओर मुड़ते हुए कहा। तो यह बहुत ही सोची समझी बात लगती है ना सर? इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जानबूझकर किया गया था, चिकित्सक ने जोर देकर कहा। और आप दोनों सज्जनों ने ही शरीर खोजा, है ना? श्याम ने अपनी नोटबुक में आखिरी एंट्री करते हुए राहत की सांस ली। फिर राजमोहन की ओर मुड़कर पूछा, आपको कोई अंदाजा नहीं कि ऐसा क्यों हुआ? कोई वजह? बिल्कुल नहीं, राजमोहन ने शांत स्वर में कहा। मिस्टर बिमल भट्टाचार्य का पत्र सब कुछ स्पष्ट कर देगा, यकीन मानो, डॉक्टर मदन लाल ने अपने दस्ताने पहनते हुए कहा। अब मैं तुम्हारी बहन से मिलने जा रहा हूं राजमोहन। अब यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि पुराने पुजारी के मृत शरीर के साथ कौन रुकेगा? राजमोहन और भैरवनाथ चिमनी के दोनों ओर बैठ गए और जागरण की तैयारी करने लगे। परमव्रता ने साथ रहने की उदार पेशकश की थी, लेकिन वे अकेले ही रहने को तैयार थे। तभी दरवाजे पर निर्मला, पुरानी हाउसकीपर, प्रकट हुई। वह अपने पहले भावनात्मक उफान से उबर चुकी थी। ग्रामीण स्त्रियों का धैर्य, जो जन्म और मृत्यु, बसंत और सर्दी को एक ही भाव से स्वीकारते हैं,
अब उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसका लाल चेहरा कठोर और अडिग था। जाओ अपने बिस्तर पर, मास्टर राजमोहन। उसने शांत दृढ़ता से कहा। मैं यहीं रुकूंगी। उसने राजमोहन की आपत्तियां एक झटके में नकार दी। मैंने उन्हें जिंदगी भर संभाला, अब मृत्यु में भी देखभाल करूंगी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जोड़ा। वे बूढ़े थे, उन्हें मेरे अलावा और कोई पसंद नहीं होता। शुभ रात्रि। वे सभी उसकी बात स्वीकार कर चुके थे। भैरवनाथ बाहर निकलने वाला आखिरी व्यक्ति था। वह एक पल के लिए रुका, फिर धीमे स्वर में हाउसकीपर को चेतावनी देने लगा। उसने उसकी ओर देखा। उसकी छोटी आंखों में हल्की सी हैरानी थी। मैं उनसे डरूंगी नहीं, उसने सीधी सादी दृढ़ता से कहा। अगर खून है तो वो उन्हीं का है ना? फिर उसने सिर हिलाया। मैंने उन्हें जवानी से संभाला है, लेकिन तुम्हारा इरादा अच्छा ही होगा। शुभ रात्रि। भैरवनाथ ने सिर झुका लिया और बाहर चला गया। विधवा कुंज के भीतर डॉक्टर अब 2 लड़कियों को अपने तेज तर्रार पेशेवर अंदाज में सांत्वना दे रहे थे। पुराने उत्पल भट्टाचार्य ने धीरे से भैरवनाथ के पास आकर कहा, मैं अपनी बेटी को मैनर हाउस ले जाऊंगा। अब हमें यहां और नहीं रुकना चाहिए। मिस रुक्मणी, रॉय चौधरी को सोने के लिए कहो। सोने से बेहतर कुछ नहीं, बात करने का समय सुबह होगा। भट्टाचार्य के चले जाने के बाद मामला अधिक व्यक्तिगत हो गया। राजमोहन ने रुक्मणी को हल्के से अपने पास खींच लिया। भैरवनाथ चिमनी के पास खड़ा हो गया। उसकी कोहनी मेंटल पीस पर टिकी थी। डॉक्टर और श्याम चले गए, इस आश्वासन के साथ कि सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। तभी राजमोहन ने अचानक उत्तेजित होकर कहा, आखिर यह सब क्या मतलब रखता है? रुक्मणी ने भैरवनाथ की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी उलझन थी। इसका मतलब क्या है भैरवनाथ? ये सब कैसे हुआ? तुम उन्हें उतना ही अच्छी तरह जानते थे जितना हम। उन्होंने ऐसा क्यों किया? भैरवनाथ ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला, एक भारी सा पीला लिफाफा निकाला और उन्हें सौंप दिया। लिफाफे पर लिखा था, राजमोहन, रुक्मणी और भैरवनाथ मुखर्जी के लिए। कोने में स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, गोपनीय। यह नोट के पास पड़ा था। भैरवनाथ ने कहा, मैंने सोचा इसे तब तक सुरक्षित रखना ही बेहतर होगा जब तक हम अकेले ना हों। राजमोहन, इसे खोलो। राजमोहन ने कांपते हाथों से लिफाफे की मुहर तोड़ दी। भीतर से 3 चीजें निकलीं। एक और लिफाफा जिस पर राजमोहन लिखा था, एक मोड़ा हुआ कागज रुक्मणी के लिए और कुछ कठोर जो भैरवनाथ के लिए कागज में लिपटा था। राजमोहन ने गंभीरता से उन्हें उनके हिस्से सौंप दिए। रुक्मणी ने अपने संदेश पर एक नजर डाली। सिर्फ 2 पंक्तियां। पुराने आदमी की लिखावट हाथ कांपने के कारण मुश्किल से पढ़ने लायक थी। भैरवनाथ को हमारी सबसे लंबी सैर के बारे में बताना। भगवान तुम्हारा भला करे, मेरी बच्ची। रुक्मणी ने कागज भैरवनाथ को सौंप दिया। उसके चेहरे पर गहरी उलझन थी। उन्होंने अचानक पागलपन में ऐसा किया होगा। वह कांपते हुए बोली, कितना भयानक, अंधेरे में अकेले। भैरवनाथ ने संदेश को ध्यान से देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। वे पागल नहीं थे रुक्मणी, वे हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। कोई ऐसी बात जो वे किसी और को नहीं बताना चाहते थे। शायद यह हमारी मदद करे। वह अपने नाम वाला पैकेट खोलने लगा। जैसे ही उसने कागज हटाया, कमरे में एक हल्की सी आहट गूंजी। भैरवनाथ ने अपनी हथेली खोली। वहां हाथीदांत का बना हुआ एक शतरंज का मोहरा था, लाल घुड़सवार, मुसीबत की सूरत में। इसका क्या मतलब है? रुक्मणी अपनी कुर्सी पर पीछे हट गई। उसकी आंखें भैरवनाथ के हाथ में रखी छोटी सी हाथीदांत की मूर्ति पर टिकी थीं। राजमोहन भी चौंक गया। मैं इसे पहचानता हूं, जाहिर है, उसने कहा। यह उनके सबसे बेहतरीन सेट में से एक था, वही जिनसे हम शायद ही कभी खेलते थे। तुम्हारा क्या ख्याल है भैरवनाथ? भैरवनाथ ने शतरंज के मोहरे को अपनी कोट की जेब में डाल लिया। क्यों न तुम अपना पत्र पढ़ो, उसने सुझाव दिया। राजमोहन ने अपने हाथ में पकड़ा मोटा लिफाफा फाड़ डाला। बिल्कुल, उसने कहा। सबके आश्चर्य के लिए उसने 2 पन्ने निकाले जो बारीकी से लिखे हुए थे। स्याही सूख कर काली पड़ चुकी थी। स्पष्ट था कि यह पत्र काफी समय पहले लिखा गया था।
राजमोहन ने ऊंचे स्वर में पढ़ना शुरू किया। ठंडे कमरे में उसका युवा स्वर हल्की कर्कशता से गूंज उठा। मेरे प्रिय बेटे, अगर तुम कभी यह पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैंने एक ऐसा अपराध किया है जिसकी गंभीरता मुझे पूरी तरह से पता है। अगर फिर भी ऐसा हुआ तो मैं चाहता हूं कि तुम यह विश्वास करो कि मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी सेहत और समझदारी के साथ मौत को गले लगाना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि एक पीड़ादायक जीवन जीऊं जिसमें मैं तुम सबके लिए बोझ बन जाऊं और स्वयं के लिए दुख। मैं लंबे समय से जानता था कि मैं एक घातक और लाइलाज बीमारी का शिकार हूं, और मेरी बढ़ती हुई चिंता यही थी कि यह न केवल मेरे शरीर को बल्कि मेरे दिमाग को भी कमजोर कर देगी। मैं तुमसे और रुक्मणी से मुझे माफ करने की विनती करता हूं। मैं फॉरेंसिक के लिए एक नोट छोड़ जाऊंगा जिससे तुम्हें किसी भी तरह की अदालत की प्रक्रिया से राहत मिल सके। हालांकि यह शब्द रेखांकित किया गया है। राजमोहन ने टिप्पणी की, अगर मेरी मौत के तुरंत बाद कोई गंभीर समस्या खड़ी होती है तो भैरवनाथ मुखर्जी को मेरे पुराने मित्र अलारिक वॉट्स, केपेसैक, सफॉक के विकार के पास भेजो। वे इस स्थिति में सही प्रक्रिया के बारे में जानते होंगे। यहां कुछ काटा गया है। राजमोहन ने पन्ना रोशनी में उठाकर देखा। पहले उन्होंने इस भयानक स्थिति में लिखा था, फिर इसे काटकर इस स्थिति में कर दिया। आखिर में उनकी लिखावट बहुत अस्थिर होती जा रही थी। किसी भी हाल में मैं तुमसे विशेष रूप से क्षमा और प्रार्थना की विनती करता हूं। मुझे बहुत बड़ा प्रलोभन था, मैं इससे हार गया। तुम दोनों को मेरा स्नेह। बिमल भट्टाचार्य, PS में मेरी वसीयत, जिसमें मेरी थोड़ी बहुत संपत्ति का उल्लेख है, मेरी मेज में रखी है। बस इतना ही, राजमोहन ने धीरे से कहा। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। रुक्मणी ने उसे तोड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। भैरवनाथ, यह सब गलतफहमी है, यह सच नहीं है। भैरवनाथ ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। मेरा मतलब है, रुक्मणी की आवाज हल्की सी ऊंची हो गई, बिमल भट्टाचार्य को हमारे या तुम्हारे जितनी भी बीमारी नहीं थी, वे कुछ छिपा रहे हैं या किसी की रक्षा कर रहे हैं, या... उसकी आवाज धीरे धीरे मौन में बदल गई। भैरवनाथ ने राजमोहन से पत्र लिया और उसे मेज पर फैला दिया। यह काफी समय पहले लिखा गया था, उसने कहा। शायद तुम्हारे पिता की मृत्यु के थोड़े समय बाद, इससे पहले कि हम भट्टाचार्य के बारे में कुछ भी जानते थे। रुक्मणी पूरी तरह से सतर्क बैठी थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने दृढ़ता से कहा। बिमल भट्टाचार्य कभी बीमार नहीं रहे। मैंने उन्हें कभी सिरदर्द की शिकायत करते तक नहीं सुना। वे हाल ही में कुछ चिड़चिड़े और अजीब जरूर हो गए थे, लेकिन बीमार कभी नहीं। वह रुकी और फिर बोली, और फिर उन्होंने इतना अजीब वक्त आत्महत्या के लिए क्यों चुना? बिल्कुल उस आदमी के आने के बाद। भाई और बहन दोनों ने भैरवनाथ की ओर देखा। वह चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसकी हल्की आंखें उसके चश्मे के पीछे गंभीरता से चमक रही थीं। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उसे नहीं जानता, लेकिन राजमोहन, तुम कहते हो कि तुमने उसके बारे में सुना है? लड़के ने सिर हिलाया। हां, पूरे काउंटी से। मैंने तुम्हें नंदलाल के बारे में बताया था, और कोलकाता के पास रहने वाले एक आदमी ने भी उसका जिक्र किया था। मुझे लगता है कि वह कई सालों से इधर उधर आता जाता रहा है। वह क्रिसमस के दिन मैपलस्टोन हॉल पहुंचा और बहुत सफल रहा। तभी नंदलाल ने उसे देखा था। मैपलस्टोन हॉल? भैरवनाथ ने ऊपर देखा। क्या वहां कोई हंगामा नहीं हुआ था 1-2 महीने पहले? मुझे याद है, मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा था। राजमोहन ने सिर हिलाया। कोई मानहानि का मुकदमा या कुछ और था, उसने कहा। कुछ गड़बड़ जरूर थी। नंदलाल ने इसके बारे में काफी बेतरतीब सी कहानी सुनाई थी। रुक्मणी ने मेज पर झुककर भैरवनाथ के बाजू पर हाथ रखा। भैरवनाथ, उस आदमी ने बिमल भट्टाचार्य को मार डाला? लेकिन मेरी प्यारी लड़की, भैरवनाथ ने धीरे से विरोध किया। सड़क पर हर जगह पहरेदार थे और 7 सीटें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुनी गईं। इसके अलावा यह स्पष्ट रूप से आत्महत्या थी,
इससे बचा नहीं जा सकता। ओ, मुझे पता है, रुक्मणी ने अधीरता से कहा। मुझे पता है। मैं यह नहीं कह रही कि बेचारे बिमल भट्टाचार्य ने अंधेरे में खुद को गोली नहीं मारी, लेकिन असली अपराधी वही आदमी था। वह भयानक आदमी जिसकी छोटी लाल दाढ़ी थी। उसने बिमल भट्टाचार्य से कुछ कहा था। जब हम सब यहां आग के पास हंसी मजाक कर रहे थे, उसने ऐसा कुछ कहा जिससे बिमल भट्टाचार्य सीधा बाहर गया और खुद को मार लिया। मुझे यकीन है। भैरवनाथ कुछ क्षण रुका। यह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। क्या तुम्हें लगता है कि वह बस एक साधारण भाग्य बताने वाला था? रुक्मणी की आवाज में अविश्वास झलक रहा था। भैरवनाथ ने सिर हिलाया। ओह नहीं, मुझे यह एक पल को भी नहीं लगता। वह आदमी जो भी था, किसी बेहद संदिग्ध साजिश में लिप्त था। वह कोई साधारण जिप्सी की चेतावनी नहीं थी। वह टेलीपैथी का एक शानदार नमूना था। ऐसा आदमी अरबों कमा सकता था, और फिर भी उसे पिछले क्रिसमस मैपलस्टोन हॉल में क्या मिला? किसी भी हालत में 50,000 नहीं। और आज रात क्या मिला? नहीं, वह किसी भयंकर चाल में लगा था। मुझे लग रहा है कि वह यहां छिपे हुए रहस्यों को खंगालने आया था। उसने रुक्मणी का हाथ थामा और हल्की मुस्कान के साथ अपनी ऐनक के पीछे से उसे देखा। बेचारा बिमल भट्टाचार्य उसके लिए बहुत छोटी मछली था, मुझे लगता है। रुक्मणी, तो क्या तुम इस पर यकीन करते हो? रुक्मणी ने मेज पर पड़े पत्र पर उंगली से थपकी दी। कुछ देर तक भैरवनाथ चुप रहा, फिर धीरे से कहा, पूरी तरह नहीं। केपिसाक कहां है राजमोहन? लगभग 20 मील दूर, राजमोहन ने कहा। बेरी के पास, लाक्सली एस्टेट पर एक बहुत छोटा सा गांव। कहानी है कि कई साल पहले एक पुराना लाक्सली किसी युद्ध पर जाते हुए इसे अपनी प्रेमिका को यादगार के रूप में दे गया था। मुझे पुराने वॉट्स याद हैं। वे कभी कभी यहां उपदेश देने आते थे। चर्च इतिहास के विशेषज्ञ माने जाते हैं, एक बहुत अच्छे बुजुर्ग इंसान। मुझे लगता है, भैरवनाथ ने कहा, कि वहां जाना जरूरी है। अगर कोई गंभीर समस्या हो, यह बात खतरनाक लगती है, बिना हमें कहीं पहुंचाए। और लाल शतरंज का मोहरा? राजमोहन ने पूछा। भैरवनाथ मुखर्जी ने हाथी दांत के घोड़े को अपनी जेब से निकाला और मेज पर रख दिया। यह छोटा था, बहुत ही सुंदर, नक्काशीदार और थोड़ा अलग डिजाइन का था। इसके घोड़े का सिर सामान्य से अधिक वास्तविक दिखता था। यह चमकीले लाल रंग में रंगा हुआ था और गहरे रंग की अखरोट की लकड़ी की मेज पर चमक रहा था। राजमोहन ने उसे उठाया, पलटकर देखा, फिर हाथ में तोला। यह बहुत हल्का है, उसने कहा। इसमें कुछ छिपा नहीं हो सकता, और वैसे भी यह एक अजीब विचार है। मुझे डर है कि रुक्मणी, तुम गलत हो। वह बुजुर्ग आदमी किसी बीमारी से पीड़ित था, जिसने उसके दिमाग पर असर डाला और अचानक वह पूरी तरह पागल हो गया। यह मानने लायक नहीं है, रुक्मणी ने जोर से कहा। अगर बिमल भट्टाचार्य वास्तव में सोचता कि वह बीमार है, तो वह सीधा मदन लाल के पास जाता। वह डॉक्टरों पर विश्वास करता था। जब उसके पैर पर गांठ उभरी थी, जिसे उसने गांठ समझा, तो वह 1 घंटे के भीतर मंदार मुनि पहुंच गया था। वह उसे एस्कुलैपियस का मंदिर कहा करता था, याद है? तुम कैसे कह सकती हो कि वह मदन लाल के पास नहीं गया? राजमोहन ने आपत्ति जताई। रुक्मणी ने उसे गंभीर नजरों से देखा। कैसे जाता? बिना हमें बताए। अगर वह गया होता तो मुझे उसे गाड़ी से ले जाना पड़ता, और अगर मदन लाल पुजारी के 1 मील अंदर भी आया होता तो पूरा गांव इसकी चर्चा कर रहा होता। वह आदमी, वह भयानक लाल दाढ़ी वाला आदमी, वही असली वजह है। यह शतरंज का मोहरा जरूर कुछ मतलब रखता है, और यही बात कि उसने इसे भैरवनाथ को भेजा कुछ साबित करती है। राजमोहन ने भैरवनाथ की ओर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि वह ज्योतिषी यहां जज उत्पल भट्टाचार्य की वजह से आया था? भैरवनाथ ने सिर हिलाया। यह असंभव नहीं लगता। लेकिन राजमोहन ने जिद की। तुमने खुद कहा कि वह बहुत प्रतिभाशाली था। क्या वह महज एक जासूस हो सकता है? नंदलाल के ज्योतिषी की लाल दाढ़ी नहीं थी। सीधी बात बताओ भैरवनाथ, क्या यह संभव है कि वह खुद सेमिस्टर हो? भैरवनाथ ने सिर उठाया और उसकी हल्की आंखें बिना झपकाए टिक गईं। खैर, हमेशा एक संभावना तो होती ही है ना? उसने कहा।
वह उठकर चिमनी के पास गया और ग्रेट में धक रहे एक जलते हुए कुंदे को ठोकर मारी। बस आज रात के लिए इतना ही, उसने कहा। जहां तक मुझे दिख रहा है अब कुछ और करने को नहीं है। फिर वह अचानक घूम गया। उसके चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें उभर आईं। मैं भूल गया था, बिल्कुल, शायद यह सबसे जरूरी बात थी। तुम्हारा संदेश रुक्मणी, इसका क्या मतलब था? एक पल के लिए वह उसे खाली नजरों से देखने लगी। वह उन 3 अजीब विरासतों में से आखिरी को पूरी तरह भूल चुकी थी। उसने अपनी गोद में रखी कागज की पर्ची उठा ली। वहां लिखा था, भैरवनाथ को हमारी सबसे लंबी सैर के बारे में बताओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करें मेरी प्यारी। तुम्हारी सबसे लंबी सैर, वह कहां थी? तुम लोग कहां गए थे? भैरवनाथ उत्सुकता से बोला। वह कमरे में तेजी से चलता हुआ उसके पास आ गया और उसकी आंखों में झांकने लगा। लड़की ने दिमाग को शांत करने की कोशिश की। हमने इतनी सारी सैरें की हैं, उसने हताशा में कहा। हम हर जगह घूम चुके हैं साथ में। एक रात तो हम साल्टिंग्स में भटक गए थे। निर्मला हमें ढूंढने के लिए हाथ में तूफानी लालटेन लेकर आई थी। वही समय रहा होगा। हमने 15 मील तय किए थे। भैरवनाथ ने सिर हिलाया। यह ज्यादा नहीं बताता? और क्या हुआ था? तुम लोग कहां गए थे? लड़की याद करने की कोशिश करने लगी। हमने स्ट्राउड पार किया और दूर साल्टिंग्स की ओर चले गए, उसने धीरे से कहा। हम मीलों तक चलते रहे जब तक कि हम एक दलदल की पट्टी तक नहीं पहुंच गए। फिर हमने लौटने का फैसला किया। अब मुझे सब याद आ रहा है। आसमान धूसर था, पानी का रंग भी वैसा ही था, फीकी मिट्टी जिसके किनारे भूरे रंग के साल्टिंग्स थे और लाल रंग की नहरें जो पूरे दृश्य को काट रही थीं। फिर वहां एक बड़ा मुलायम पानी का कुंड था। बस इतना ही। भैरवनाथ उसे तीव्रता से देख रहा था। सोचो रुक्मणी, उसने कहा। अच्छी तरह सोचो मेरी प्यारी, क्या बस इतना ही था? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम दलदल तक पहुंच गई थी? ओ, वहां एक बोर्ड लगा था, हमेशा की तरह, उसने लापरवाही से कहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर आतंक की लहर दौड़ गई। ओह, अब मुझे समझ में आ रहा है, उसने हाँफते हुए कहा। बोर्ड पर लिखा था, खतरा भैरवनाथ। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।